अमीशा खान एंड आई वेलकम यू ऑल इन जागृत इंस्टीट्यूट। देखें, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। आपने देखा होगा कि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम के पहले एट का यूज़ हो जाता है, कभी इन का यूज़ हो जाता है, कभी सिंस का, कभी फॉर का, कभी फ्रॉम का यूज़ भी हो जाता है। तो अगर हम एक बात करते हैं टाइम की या फिर प्लेस की, या बहुत सारी जो प्रीपोजिशन से अलग अलग जगह यूज़ होती हैं, तो आप ये देखते होंगे कि एक प्रीपोजिशन या एक पर्टिकुलर जैसे टाइम है तो टाइम के साथ बहुत सारी प्रीपोजिशन यूज़ की जा रही हैं, या प्लेस है तो प्लेस के साथ भी कई सारी प्रीपोजिशन यूज़ की जाती हैं। तो जितना भी कन्फ्यूज़न है प्रीपोजिशन से लेकर, प्रीपोजिशन से रिलेटेड, आज हम उसको क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है, क्या मीनिंग होता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, एक हमें दिखाई दे रहा है प्री, एक दिखाई दे रहा है पोजिशन। प्रीपोजिशन है ना, एक दिखाई दे रहा है प्री, एक दिखाई दे रहा है पोजिशन। प्री मतलब होता है पहले, पोजिशन मतलब होता है स्थिति। मतलब प्रीपोजिशन क्या होगा कि किसी वर्ड के पहले लगाया जाएगा, किसी वर्ड के पहले पोजिशन इसकी होगी, लेकिन अब किस वर्ड के पहले होगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन लगाया कहाँ जाता है। हमें इसके वर्ड से समझ में आ रहा है प्रीपोजिशन मतलब ये पहले इसकी पोजीशन होगी। अब किसके पहले इसकी पोजीशन होती है तो उसको आप ध्यान रखें, ये हमेशा किसी नाउन के या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। प्रीपोजिशन हमेशा हमेशा किसी नाउन के पहले लगाया जाता है या किसी प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। ज़्यादातर आपको ये नाउन के पहले मिलेगा, पर कभी कभी प्रोनाउन के पहले भी लगाया जाता है, जैसे फॉर हिम ऐसे कोई वर्ड, अबाउट हिम ऐसे कुछ वर्ड हो जाते हैं। तो नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन को लगाया जाता है। मतलब इसकी जो पोजीशन होती है ना, वो कहाँ होती है, नाउन के पहले या फिर प्रोनाउन के पहले, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो ये नाउन के पहले ही यूज किया जाता है। थोड़ी सी हम डेफिनेशन देखेंगे। देखें तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि a word which is used before noun and pronoun to show the relation with the other words of the sentence। देखें डेफिनेशंस वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस हमें इतना सा समझना है। बस एक बात आपको समझना है कि प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। बस वही लिखा हुआ है कि वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन, ऐसा कोई भी शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है, लेकिन टू शो द रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, ताकि हम उस वर्ड का दूसरे सेंटेंस के जो पार्ट है उसके साथ हम रिलेशन को दिखा सकें। जैसे अगर मैंने ये लिखा द कैट इज ऑन द टेबल, अगर हम ये लिखें कि द कैट इज ऑन द टेबल, तो आपको ये देखना है कि अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमारा ये लिखा हुआ है कि द कैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब हमें एक बात दिखाई दे रही है, ये जो टेबल है वो क्या है, एक नाउन है। नाउन के पहले एक वर्ड आ रहा है, नाउन के पहले एक वर्ड क्या आ रहा है, ऑन वर्ड आ रहा है। मतलब अगर ये नाउन के पहले एक वर्ड आ रहा है ऑन, ठीक है, लेकिन अगर ये वाला जो वर्ड है सेंटेंस के जो बाकी पार्ट हैं उनके साथ इसके रिलेशन को अगर ये शो करे, इसके संबंध को अगर ये दिखाता है, तो ये प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो अगर हम इसको छुपा लें, अगर हम इसका यूज ना करें, तो क्या है, द कैट इज द टेबल, क्या ये हमारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। हमारा जो सेंटेंस है वो तो ये होना चाहिए कि कैट क्या है, टेबल पर है, हम ये बताना चाहते हैं। मतलब ये जो टेबल है और कैट का कहीं ना कहीं एक रिलेशन है, और उस रिलेशन को शो कौन कर रहा है, ये जो ऑन वर्ड है ये शो कर रहा है। तो इस टेबल का इस कैट के साथ जो रिलेशन शो कर रहा है वो ऑन वर्ड कर रहा है, इसलिए ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। बस सिंपल सा तो आपको एक बात ध्यान रखना है, रिलेशन स्टेबलाइज कर रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीजें एग्जाम पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो प्रीपोजिशन होती है वो नाउन के पहले लगाई जाती है। बस हमें ये बात ध्यान रखना है। अब डेफिनेशन को भूल भी जाएं कोई दिक्कत नहीं, बस एक बात ध्यान रखें, नाउन या प्रीपोजिशन के पहले आपका जो होता है प्रीपोजिशन लगाया जाता है। प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं। देखिए बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं, पर हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे कि टाइम के केस में प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती हैं, या फिर प्लेस के केस में प्रीपोजिशन कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन द केस ऑफ टाइम, कि हम टाइम के केस के में अगर प्रीपोजिशन की बात करें, टाइम की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं।
तो देखिए तीन प्रीपोजिशन देखने को मिलती हैं, हालांकि बहुत सारी होती हैं टाइम के केस में, अभी हम देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि 3 ऐसी प्रीपोजिशन है जो टाइम के केस में यूज की जाती हैं। पहली देखते हैं, पहला है हमारा एट, दूसरा है ऑन, थर्ड है इन। एट, ऑन और इन, ये जो हमारी 3 प्रीपोजिशन है वो टाइम के केस में यूज की जाती हैं। लेकिन ये 3 प्रीपोजिशन काफी कंफ्यूज करती हैं कि एट का यूज कहाँ, ऑन का यूज कहाँ, या फिर इनका यूज कहाँ किया जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन है, हम कंफ्यूजन को ही दूर करेंगे। देखिए, अगर हम देखें एट की बात करें तो एट का यूज कहाँ किया जाएगा, जो क्लॉक टाइम होगा, जो क्लॉक टाइम होता है उसके साथ हम एट का यूज करते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात के जो हिस्से होते हैं उसके साथ एट का यूज किया जाता है। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो काफ़ी सारी प्रीपोजिशंस हम बहुत इजीली सीख जाएंगे कि टाइम के केस में जितनी प्रीपोजिशन है सबका अलग अलग तरह से यूज होता है। अब वो किन अलग अलग तरह से यूज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट देखते हैं हमारा एट का यूज क्लॉक टाइम के साथ होगा या फिर पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, इसके साथ भी एट का यूज किया जाता है। अब एट का यूज कैसे होगा, जैसे अगर मैंने ये लिखा एट ओ क्लॉक, तो जितने भी क्लॉक टाइम है, मतलब क्लॉक टाइम के साथ 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एट का यूज होना चाहिए, क्योंकि क्लॉक टाइम के साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर मैंने ये लिखा सनसेट, सनराइज, बिल्कुल कर सकते हैं, एट सनसेट, एट सनराइज, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्लॉक टाइम और पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, इनके साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है। या फिर सिंपल हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो प्रिसाइज टाइम होगा, एक निश्चित समय जो होगा, जब हम निश्चित समय की बात करें तब हमेशा एट का यूज किया जाता है। तो एक निश्चित समय के लिए, एक प्रिसाइज टाइम के लिए हमेशा एट का यूज किया जाता है। दूसरी बात करते हैं ऑन की, कि ऑन का यूज कहाँ किया जाता है। सिंपल सा ध्यान रखेंगे, डे और डेट, डे और डेट के साथ हमेशा ऑन का यूज किया जाएगा। डे जितने होंगे, डेट जितनी होगी, ऑन का यूज हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये लिखें कि ऑन मंडे, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमेशा जो भी डे होंगे उनके साथ ऑन का यूज किया जाता है। दूसरी बात करते हैं डेट, तो अगर हम बात करें कोई भी डेट लिख लेते हैं, 23 जुलाई, 24 जुलाई, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन का यूज किया जाएगा। तो ऑन का यूज डे और डेट के साथ किया जाता है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा इन। इन का यूज कहाँ किया जाता है, इनका यूज ध्यान रखें। देखिए, मंथ की बात करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे, ईयर की बात करेंगे तो हम इनका यूज किया जाता है, कोई सीजन की बात करेंगे इनका यूज किया जाएगा। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, इनके साथ भी इनका यूज किया जाता है। जबकि आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट हमने यहाँ भी लिखा है, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट हमने यहाँ भी लिखा है। इसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से इनका यूज कहाँ करेंगे और एट का यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, मंथ हो, ईयर हो, सीजन हो, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, इनके साथ हमेशा इनका यूज किया जाएगा। अगर कोई मंथ है, जनवरी, फरवरी, बिल्कुल लिख सकते हैं, इन लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। अगर हम ईयर की बात करें, इन 1993, 1994, 5 कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनका यूज करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना है, सीजन में कर सकते हैं, इन समर, इन विंटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट दो जगह लिखा है हमने, पार्ट्स ऑफ डे नाइट यहाँ भी लिखा है, पार्ट्स ऑफ डे नाइट यहाँ भी लिखा है। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, ये भी हम लिख सकते हैं, एट सनसेट, एट सनराइज, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इनका यूज किया जाता है तो एक तरह से फ्रेज बन जाती है। जैसे अगर हम इनका यूज करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, इन द सनसेट, या फिर इन द मॉर्निंग, या फिर इस तरह से लिखेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ज़्यादातर जब ये इनके साथ पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट का यूज़ किया जाता है तो एक फ्रेज के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब दा का यूज़ होगा, इन द सनसेट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। और जब एट का यूज़ किया जाएगा तो दा का यूज़ नहीं किया जाएगा, सिंपल बोलते हैं एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट सनराइज, एट सनसेट। तो अब ध्यान रखें कि इनका यूज़ मंथ के साथ, ईयर के साथ, सनसेट हो, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट हो, हमेशा इनका यूज़ किया जाएगा। एट का यूज़ क्लॉक टाइम के साथ किया जाएगा,
और ऑन का यूज डे और डेट के साथ किया जाएगा। तो ये सिंपल सा ध्यान रखें कि टाइम के केस में जब 3 प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं, एट, ऑन और इन, तो कहाँ कहाँ किसका यूज किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा कि कहाँ पर आपको एट का यूज करना है, कहाँ पर ऑन और कहाँ पर इन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आपको देखना है कि कहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, कहाँ पर एट का और कहाँ पर इन का। सिंपल सा था, इजीली आप लगा पाएंगे। राहुल इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट डैश संडे। अब यहाँ पर क्या है, डे और डेट। आपको पता है कि डे और डेट के साथ हमेशा ऑन का यूज किया जाता है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर लगाना है, ऑन संडे होगा। एट संडे या इन संडे हम यूज नहीं कर सकते। सेकंड देखिए, हर बर्थडे इज डैश 16 अप्रैल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, डेट है। कोई भी डे हो या कोई भी डेट हो, डे और डेट के साथ हमेशा ऑन का यूज किया जाता है, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, ऑन का यूज किया जाएगा। थर्ड देखते हैं, आई विल मीट हिम डैश द इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पता है पार्ट्स ऑफ डे नाइट के साथ एट का यूज भी करते हैं, पार्ट्स ऑफ डे नाइट के साथ इनका यूज भी करते हैं। ये काफी कंफ्यूज करता है कि पार्ट्स ऑफ डे नाइट के साथ एट का यूज भी किया जाता है, इनका यूज भी किया जाता है। लेकिन अगर दा का यूज कर रहे हैं, सिंपल सा ध्यान रखें, जब भी दा लिखा है तो आप इनका यूज करेंगे, और दा नहीं लिखा तो सिंपल आप एट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लगा देंगे इन द इवनिंग, क्योंकि एक तरह से फ्रेज बन जाती है ये। तो इन द इवनिंग होता है, इन द मॉर्निंग होता है, इन द नाइट, आफ्टरनून, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आई विल मीट हिम इन द इवनिंग। ठीक है, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखें, ऑन का यूज कहाँ पर, इनका यूज कहाँ पर और एट का यूज कहाँ पर किया जाता है। ये हमारा नेक्स्ट है कि इन द केस ऑफ प्लेस। अगर हम प्लेस के केस की बात करें तो इस प्लेस के केस में 2 प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं। फर्स्ट है हमारा एट, सेकंड है इन। अगर हम प्लेस के केस की बात करें तो एट और इन 2 प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं जो कि कंफ्यूज करती हैं। तो जो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है उनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। एट की अगर हम बात करें तो एट का यूज होता कहाँ है, एट का यूज होगा स्मॉल प्लेसेस, सिटी, स्ट्रीट, जो छोटी जगह होंगे, छोटे शहर होंगे, ठीक है, गली मोहल्ले, इनकी बात करते हैं तो हम एट का यूज करेंगे। या फिर एक और बात ध्यान रखना है, स्टेट पोजीशन, स्टेट पोजीशन जो स्थिर जगह, स्थिर पोजीशन है, स्थिर जो स्थिति है, स्टेट पोजीशन जो होगी उसके साथ भी हमेशा एट का यूज किया जाता है। इसके अलावा सेकंड देखेंगे, बिग सिटी, बड़े शहर हो सकते हैं, बड़ी जगह हो सकती है, प्लेस, कंट्री, कंट्री के साथ हमेशा इनका यूज किया जाएगा। बड़ी सिटी, शहर के साथ, या स्टेट हो तो उसके साथ इनका यूज किया जाएगा। देखते हैं, अगर ये हम देखें, आई लिव डैश रामपुर। अब रामपुर की बात करें तो रामपुर तो क्या है, गांव का नेम है, तो छोटी जगह है, और छोटी जगह है तो सिंपल ध्यान रखें, हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, एट का यूज करना है। और सेकंड देखें, ही लिव्स डैश मुंबई। अब मुंबई क्या है, बड़ा शहर है, तो बड़े शहर के साथ क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। सिंपल सा 2 बात ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो छोटी जगह होंगी, जैसे गांव, कस्बे का कस्बे, गांव, कस्बे, इनके नाम के साथ क्या होगा, एट का यूज करेंगे। और जो बड़े शहर होंगे, बड़ी जगह होंगी या कंट्री का नेम है तो हमेशा क्या होगा, इनका यूज किया जाएगा। अब एक और आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो स्टेट पोजीशन है, स्थिर स्थिति किसी जगह है हमारी, स्थिर हम खड़े हुए हैं या स्थिर हैं किसी जगह, मतलब स्टेट पोजीशन सिंपल आपको ध्यान रखना है, तो हमेशा हम एट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम ये देखें कि आई एम डैश होम, अगर हम स्टेट पोजीशन की हाँ हम इस जगह पर हैं, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, स्टेट पोजीशन है, तो स्टेट पोजीशन के साथ क्या यूज करेंगे, आई एम इन होम। आई एम इन होम की जगह हम लगाएंगे आई एम एट होम। अगर हम एट होम लगाते हैं तो स्थिर पोजीशन शो की जाती है। कई बार इनका यूज भी किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट यही पढ़ेंगे कि एक वर्ड होता है इन, एक होता है इनटू, तो उनमें क्या डिफरेंस है कि उसमें हम कैसे यूज करते हैं। हम अगर इनका यूज करेंगे तो सिंपल बोलेंगे आई एम इन द होम, या फिर आई एम इन होम भी बोल सकते हैं। पर ज़्यादातर जो स्टेट पोजीशन होगी, स्थिर स्थिति, एट होम से ये शो किया जा रहा है कि यहाँ पर जो जगह है, मतलब हम जो है घर पर है, मतलब एक स्थिर जगह पर है। तो सिंपल ध्यान रखें, एट का यूज तो पहले आपको ये बात ध्यान रखना है, जो स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल सिटीज होंगी, इनका एट का यूज किया जाएगा, और बिग सिटी, बिग प्लेसेस होंगी तो आपका इनका यूज किया जाएगा। अब 2 और वर्ड कंफ्यूज करते हैं, एक होता है इन और एक होता है इनटू। इसमें भी देखते हैं डिफरेंस कि इनका यूज कहाँ पर और इनटू का यूज कहाँ पर। देखिए, इन और इनटू के बारे में देखें कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। ये जो मैं कंफ्यूज करते हैं इन और इनटू, तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ का किसका यूज किया जाता है। अब पहले आपको ध्यान रखना है इन और इनटू का, कि इन और इनटू दोनों का मतलब होता है में।
अगर दोनों का मतलब सिर्फ एक ही है, अगर इन दोनों की बात करें कि इनका जो मीनिंग निकल के आता है वो भी निकल के आता है में, और इनटू का मीनिंग भी में निकल के आता है, ठीक है, सिंपल सा है। लेकिन इनका यूज कहाँ पर और इनटू का यूज कहाँ पर होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इनका यूज कहाँ होता है, स्टेबिलिटी पोजीशन, मतलब कोई चीज स्थिर है तो इनका यूज किया जाएगा। अभी हमने एट का भी देखा था इससे रिलेटेड, उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे। इनटू में देखेंगे कि इनटू का यूज किसमें होगा, मूवमेंट, गति की अगर हम बात करेंगे तो इनटू का यूज होगा, और स्थिर जगह की बात करेंगे तो इनका यूज किया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, द फिश इज डैश द पॉन्ड। अगर ध्यान रखें कोई भी वस्तु अगर कुछ या कोई भी पर्सन गति करता हुआ अगर मूवमेंट अगर होता है तो आप लगाएंगे यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे, और कोई स्थिर जगह पर है, स्थिर चीज है तो हमेशा हम इनका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए द फिश इज डैश द पॉन्ड, फिश जो है वो तालाब में है, तो यहाँ पर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि फिश तालाब में कूदी या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो सिंपल स्टेट पोजीशन मानेंगे, स्टेबिलिटी की कंडीशन मानेंगे, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, द फिश इज इन द पॉन्ड। सेकेंड देखें ही इज इन डैश क्लास, ठीक है, ज्यादातर जब भी स्टेबिलिटी की बात करें और अगर दा का यूज हो रहा है तो अब ध्यान रखें कि हम लगा देंगे इन, यहाँ पर हम इन का यूज कर देंगे, और दा का यूज नहीं हो रहा तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं ही इज एट क्लास, वो क्लास में है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है। अगर कोई चीज स्थिर है, स्टेबिलिटी की कंडीशन में है तो हम इनका यूज करेंगे। अब सेकंड थर्ड देखते हैं द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल, कि फ्रॉग जो है वो कुएं में कूदा। तो अगर कोई चीज मूवमेंट का सेंस आ रहा है यहाँ पर, ये जो वर्ड्स होंगे ये हमें बताएंगे, जैसे एंटर्ड, जम्प्ड, कैम, ऐसे कुछ वर्ड जहाँ पर मूवमेंट शो हो रहा है, तो यहाँ पर ये वर्ड हमें दिखा रहा है कि वो गति हो रही है कहीं ना कहीं, इसलिए हम इस वर्ड में इनका यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमें यूज करना पड़ेगा इनटू द वेल। इनटू का यूज होगा, इनका यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इनका यूज कहाँ, इनटू का यूज कहाँ। सिंपल सा है, इनका यूज स्टेबिलिटी की कंडीशन में और इनटू का यूज मूवमेंट होने पर किया जाएगा। तो ये था सिंपल सा इन और इनटू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन इन दोनों का मतलब होता है ऊपर। अब अगर इन दोनों का मीनिंग सेम है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑन और अपॉन इन दोनों का यूज सरफेस के लिए कहते हैं, सतह के लिए किया जाता है। अगर कोई चीज सतह पर है, सरफेस पर है, तो आप ऑन या अपॉन का यूज करेंगे। अब ऑन का यूज कहाँ होगा, स्टेबिलिटी की कंडीशन में होगा, स्थिर अवस्था की अगर बात करें तो ऑन का यूज करेंगे, और अपॉन का यूज अगर हम बात करें तो मूवमेंट की बात करते हैं, गति जहाँ पर होगी वहां पर अपॉन का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ऑन और अपॉन में आपको ध्यान रखना है कि ऑन का यूज कहाँ और अपॉन का यूज कहाँ पर किया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि द कैट इज डैश द टेबल, ठीक है, द कैट इज डैश द टेबल। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ के कहीं भी ये नहीं लग रहा कि जंप या उसने जंप किया या फिर मूवमेंट का कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है, सिंपल बात की जा रही है, तो आप यहाँ पर लगा देंगे द कैट इज ऑन द टेबल। जबकि आपको ध्यान रखना है कि ऑन का यूज हमने कहाँ किया था, पहले भी किया था, टाइम के सेंस में भी किया था, और ऑन का यूज सरफेस के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। तो जब भी कोई एक प्रीपोजिशन होती है तो उसका यूज कई तरह से होता है, इसलिए आपको वो ध्यान रखना है। वो जो कंफ्यूजन है वो आपको थोड़ा आई थिंक आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि किस तरीके से हम किस प्रीपोजिशन का किस सेंस में यूज कर सकते हैं। सरफेस के सेंस में भी, सरफेस की अगर हम बात करते हैं तब भी हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द कैट जम्प्ड द टेबल। अब यहाँ पर देखें जंप की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आ रहा है, मूवमेंट का सेंस आ रहा है। जब भी मूवमेंट की बात की जा रही है, गति की बात की जा रही है, तो अपॉन का यूज करेंगे, और सिंपल अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें लगाना चाहिए अपॉन, और ऊपर वाले सेंटेंस में सिंपल रहेगा द कैट इज ऑन द टेबल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑन का यूज कहाँ और अपॉन का यूज कहाँ पर किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा अबव और ओवर। देखिए अबव और ओवर दोनों का मतलब सेम होता है, ऊपर। अब अगर इन दोनों का सेम मीनिंग है तो डेफिनेटली हमें इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि अबव का यूज कहाँ और ओवर का यूज कहाँ पर। अबव की बात करें तो अबव का यूज स्प्रेडिंग इन डायरेक्शन, कोई चीज ऊपर है लेकिन बिखरी हुई है, स्प्रेड है, तो ध्यान रखें फैली हुई है, तो अब ध्यान रखें वहां पर अबव का यूज किया जाएगा। और ओवर की बात करें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर लंबवत है कोई चीज बिल्कुल सीधी है
तो उस कंडीशन में हमेशा ओवर का यूज किया जाएगा। अबव और ओवर सिंपल सा है। स्प्रेडिंग इन डायरेक्शन, कोई चीज ऊपर तो है लेकिन बिखरी हुई है तो अबव का यूज किया जाएगा। और कोई चीज क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लंबवत है, ठीक है, हम जहाँ खड़े हैं उसके ऊपर कोई चीज है, ऐसा कुछ है, तो हमेशा हम ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं द फैन इज डैश अवर हेड, कि फैन जो है वो क्या है, हमारे सर के ऊपर है। अब ध्यान, इस बात को ध्यान रखना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर लंबवत है तो हम क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जैसे आप किसी रूम में, जरूरी नहीं कि आप फैन के बिल्कुल नीचे हो, अगर आप किसी दूसरी जगह पर है, कोने में है, कहीं पर भी आप हैं, तब भी हम क्या ओवर का यूज करेंगे। जी हाँ, तब भी हम ओवर का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये जो फैन है वो एक स्टेबल है, ठीक है। और स्टेबिलिटी की कंडीशन में कोई चीज लंबवत है, परपेंडिकुलर है, आप चाहे कहीं भी हो, लेकिन वो चीज स्टेबल है, तो आप ध्यान रखें उस कंडीशन में भी हम ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्काई इज डैश अवर हेड, स्काई जो है हमारे सर के ऊपर है, तो स्काई की अगर हम बात करें तो स्काई क्या है, स्प्रेडिंग है, चारों तरफ फैला हुआ है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही स्काई है और जो हमारे सर के ऊपर है, ऐसा तो है नहीं, पूरी जगह फैला हुआ है। तब स्प्रेडिंग इन डायरेक्शन का अगर हम सेंस आता है तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, अबव का यूज करेंगे। द स्काई इज अबव अवर हेड। और अगर हम फैन की बात करें तो एक स्थिर है, एक जगह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और अगर लंबवत स्थिति होती है किसी चीज की तो हम ओवर का यूज करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इन दोनों के डिफरेंस की, कि अबव का यूज कहाँ होता है और ओवर का यूज कहाँ होता है। ये कंफ्यूजन भी काफी कंफ्यूज करती है कि हम किसी वर्ड में अबव लगाएं या फिर ओवर लगाएं, तो आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन की कंडीशन में ओवर का यूज किया जाता है, अदरवाइज स्प्रेडिंग डायरेक्शन की कंडीशन में अबव का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेलो और अंडर। बेलो और अंडर, यहाँ पर आप देखें कि इसमें क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पर क्या यूज होगा और यहाँ पर क्या यूज होगा, बेलो और अंडर का किस तरीके से यूज किया जाएगा। अगर हम बात करें बेलो और अंडर की, कि अगर हम बात करते हैं कि बेलो की और अंडर की, तो बेलो और अंडर दोनों का सेम मीनिंग होता है नीचे, दोनों का सेम मीनिंग होगा नीचे, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि बेलो का यूज कहाँ पर और यहाँ पर अंडर का यूज कहाँ पर। तो देखिए, अंडर का यूज तब होता है जब किसी चीज से फिजिकल कांटेक्ट हो, कोई चीज किसी और चीज के कांटेक्ट में है, तब हम यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। और बेलो का यूज करेंगे नो फिजिकल कांटेक्ट, अगर किसी चीज से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है किसी दूसरी वस्तु का, तो हमेशा हम बेलो का यूज करते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस को लिखें, प्लेस द शूज डैश द टेबल, She placed the shoes dash the table, उसने टेबल के नीचे शूज रखे। अब टेबल के नीचे शूज रखे हैं तो क्या टेबल का और शूज का फिजिकल कांटेक्ट होगा, नहीं होगा, दूर होंगे, टेबल जो होगा दूर होगा, शूज से दूर होगा, तो जहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो सिंपल बात करेंगे बेलो द टेबल, तो यहाँ पर यूज होना चाहिए बेलो द टेबल। अब नेक्स्ट इस तरह से एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, शी पुट द बुक्स डैश द पेपर, उसने किताबें तकिए के नीचे रखी। अब देखें, पिलो और बुक्स का डेफिनेटली फिजिकल कांटेक्ट होगा, है ना, तो पिलो और बुक्स का फिजिकल कांटेक्ट होगा, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर डेफिनेटली हम अंडर का यूज करेंगे, अंडर द पिलो, तो यहाँ यूज होना चाहिए शी पुट द बुक्स अंडर द पिलो। सिंपल सा है कि अंडर और बेलो का यूज कहाँ किया जाएगा, नीचे के सेंस में हमेशा बेलो और अंडर का यूज किया जाता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि कहाँ पर बेलो का और कहाँ पर अंडर का यूज किया जाएगा। तो आई होप कि आपको इतनी प्रीपोजिशन क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी कंफ्यूज करती है प्रीपोजिशन कि अबव ओवर का यूज़ कहाँ होता है, इन ऑन एट का यूज़ कहाँ होता है, इन इनटू का यूज़ कहाँ होता है। तो आपको आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ पर किन पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा और दोनों प्रीपोजिशन में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में हम देखने वाले हैं जो कि कंफ्यूज करती हैं। अभी हम सारी की सारी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस को देख रहे हैं कि जितनी प्रीपोजिशन आपको कंफ्यूज करती हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है, कैसे हम उनका सही तरीके से यूज कर सकते हैं।